Hi everyone, I am Satyansh, and in this video we are going to discuss the one of the most perfect roadmaps for placements and internships in next 4 to 5 months. You are currently in March, your placements will start in August 2025, and same goes for the internship season as well. And why I think this video can be one of the best videos, because मैं 2025 के placement season से आया हूँ. I have faced 4 रिजेक्शंस एंड उन सबकी लर्निंग मैंने इस वीडियो में कंपाइल करके प्रेजेंट की है तुम्हारे सामने. तो स्टार्टिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वुड कम इनटू योर माइंड इज दैट भैया 4 से 5 महीने बचे हैं, लोग 1 साल पहले भी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो आर वी लेट? नो, यू आर नॉट लेट. थोड़े से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं तुम्हें, जो पॉइंट्स मैं आगे बताने वाला हूँ, बट ओवरऑल अगर तुम देखो तो 90% अगर तुम अभी से भी स्टार्ट करके प्रिपरेशन करो तो यू विल बी ऑन द ट्रैक बाय अगस्त एंड और सितंबर स्टार्टिंग. ठीक है, तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यू आर लेट. सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो प्लेसमेंट्स के टाइम काम आता है वो है तुम्हारा रिज्यूम. क्यों? रिज्यूम में तुम्हारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है जो एक रिक्रूटर को देखनी होती है, चाहे वो तुम्हारा CGPA हो, चाहे वो तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस हो. वर्क एक्सपीरियंस एज एन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो सकता है. जो लोग प्लेसमेंट्स में जा रहे हैं और जो इंटर्नशिप्स में जा रहे हैं उनके पास बहुत चांसेस हैं कि कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा इंटर्नशिप का, या फिर अगर उन्होंने सेकेंड ईयर में कर रखी है तो वेल एंड गुड, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज होने वाला है. उसके बाद आती हैं तुम्हारी प्रोजेक्ट्स में तुम्हारे 2-3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए फुल स्टैक वगैरह के, मशीन लर्निंग के. आगे इनके बारे में बात करेंगे. फिर रिक्रूटर देखेगा तुम्हारे पास क्या क्या टेक्निकल स्किल हैं, क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या क्या लाइब्रेरीज हैं, क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं जो कि तुम्हें आते हैं. फिर वो देखेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई स्टैंड आउट फैक्टर है, क्या तुम्हारे पास कोई अचीवमेंट्स है, क्या तुमने किसी हैकाथॉन में पार्ट लिया है जिसमें तुमने बहुत अच्छा किया है, या अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या रेटिंग्स हैं, तुम्हारी लीड कोड पे क्या रेटिंग है, या अगर तुम एक Amazon ML समर स्कूल में सेलेक्ट हुए हो. तो ये सब रिक्रूटर काफ़ी देखता है. इसके बाद तुम्हारे ज़्यादा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती हैं. लिख देना, 3-4 लिख देना एंड अच्छे से लिख देना, अच्छे से फ्रेम करके, बट बहुत ज़्यादा ध्यान टेक रिक्रूटर्स का उस पर नहीं जाता है. हाँ, अगर तुम मैनेजमेंट साइड अप्लाई कर रहे हो, कंसल्टिंग साइड अप्लाई कर रहे हो, तो तुमने जो जो चीज़ें लीड करी हैं, जहाँ जहाँ पे तुम एज ए लीडर रहे हो, वो ज़रूर मेंशन करना अपने रिज्यूम में. तो रिज्यूम से आगे बढ़ते हैं, रिज्यूम के ही पॉइंट्स को लेके. नंबर 1 इज भैया व्हाट इज अ गुड CGPA फॉर प्लेसमेंट्स. हमें हमारा क्या CGPA रखना चाहिए? सी, यू आर करेंटली इन 6 सेमेस्टर, तुम्हारे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस अभी भी पेंडिंग है. आई डोंट नो तुम्हारे मिड सेमेस्टर में क्या नंबर आए हैं, बट एंड सेमेस्टर में ट्राई करना टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल. अगर तुम्हें 10 SG भी लानी पड़े तो तुम्हें लानी है, 9+ तो लानी ही लानी है अगर तुम्हारे 7.5 से कम है. क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? बिकॉज 8+ CGPA इज अ गुड CGPA फॉर प्लेसमेंट्स. तुमने बहुत जगह सुना होगा कि 7.5 भी अच्छा है. भैया नहीं, ट्रस्ट मी, अगर तुम एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कंपीट कर रहे हो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में, एंड तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस एंड उसका वर्क एक्सपीरियंस, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स उसके प्रोजेक्ट्स, तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स उसकी टेक्निकल स्किल्स, बहुत चांसेस हैं कि ये सेम हो सकती हैं. क्योंकि और बहुत से लोग मान लो वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास डेवलपर इंटर्न का एक्सपीरियंस हो, 2 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स हो, टेक्निकल स्किल्स में रिएक्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ हो सकता है. तो तुम्हारा स्टैंड आउट फैक्टर क्या होगा उस केस में अगर कंपनी कंपेयर करेगी? वो है तुम्हारा CGPA. तुमने अपने सब्जेक्ट्स कितने अच्छे से पढ़े हैं, तुमने कॉलेज में कितने डेडिकेशन से पढ़ाई की है. तो 8+ CGPA इज अ गुड CGPA. बहुत सी कंपनीज क्राइटेरिया रखती हैं कि 7.5+ CGPA वालों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, बट आगे चलते चलते एक राउंड बाद वो 8+ CGPA वाले ही रह जाते हैं. ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा था. ऐसा नहीं है मेरी CGPA 8 से कम है, आई हैव अ CGPA ऑफ 8.6, बट मैंने बहुत लोगों के साथ ये होते हुए देखा है. तो नंबर 1 इज मेंटेन अ गुड CGPA. अपने एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो उतना अच्छा स्कोर करो. सेकेंड, CGPA के बाद क्या आता है? CGPA के बाद या तो प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन करते हैं या इंटर्नशिप्स पे डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले प्रोजेक्ट्स पे आते हैं. बहुत लोगों के पास अभी इंटर्नशिप नहीं होगी तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे. प्रोजेक्ट्स में तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे पास 2 फुल स्टैक के प्रोजेक्ट होने ही चाहिए अगर तुम एक टेक कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, प्लस एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट होगा अगर स्पेसिफिकली LLMs वगैरह पे बेस्ड, जो कि आज का ट्रेंडिंग है, तो तुम्हें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है. तो 2 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से तुम्हें बनाने हैं एंड एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाना है. अब यहाँ पे बहुत लोग गलती ये करते हैं कि अगर
कोई कंपनी आई है, उसने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ मेंशन करी कि मुझे टाइपस्क्रिप्ट चाहिए या रिएक्ट नेटिव में तुम्हारा प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऐप डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो बहुत से लोग गिटहब क्लोन करके उसको कॉपी कर लेते हैं, उसका लिंक अटैच कर देते हैं एंड दे राइट द सेम पॉइंट्स इन देयर रिज्यूम कि उन्होंने ये काम किया, कहीं यूट्यूब वीडियो पे जाके वो ये करते हैं। या यूट्यूब वीडियो से अगर ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्रोजेक्ट है किस चीज़ के बारे में, उस गिटहब की लिंक को क्लोन कर लेते हैं एंड वही डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जब इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा वहाँ पे इंटरव्यू में कि जस्ट एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, तो आधे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्होंने प्रोजेक्ट में किया गया, क्योंकि उन्होंने तो प्रोजेक्ट कॉपी किया है। तो ये गलती नहीं करनी है, हमें टाइम लेना है, प्रोजेक्ट समझना है। अगर 7-8 घंटे का ट्यूटोरियल है, चाहे ट्यूटोरियल से बनाओ, आई वोंट सजेस्ट तुम ट्यूटोरियल से बनाओ, ट्यूटोरियल से एक आइडिया लो, उस आइडिया में अपने मॉडिफिकेशंस करो ताकि तुम्हें भी सीखने को मिले। जहां एरर्स आए उनको गूगल करो ताकि तुम्हें सीखने को मिले, यहाँ पे एरर क्यों आया था, यूज स्टेट, यूज हुक, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इनको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। इसके बाद मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में तुम LLMs जैसे मैंने बोला उठा सकते हो, या कंप्यूटर विजन के भी प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो, इनफैक्ट NLP के भी प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। क्या होता है, अगर तुम 2 नीश के प्रोजेक्ट रखोगे, वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग, तो रिक्रूटर को लगता है कि हाँ, अगर मैं इसको मल्टीपल काम दे दूंगा तो ये ही इज एबल टू मैनेज दैट पर्टिकुलर थिंग वेरी वेल, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें 2 नीश के प्रोजेक्ट रखने हैं एंड मोस्ट कॉमन इज वेब डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। तो ये तो बात होगी तुम्हारे प्रोजेक्ट्स की। एंड प्रोजेक्ट्स में अपने लिंक, अपने वर्क लिंक अटैच करना मत भूलना। अगर फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया है, उसको डिप्लॉय किया है वर्सेल पे या कहीं और भी, तो उसका लिंक जरूर रखना ताकि रिक्रूटर उस लिंक को क्लिक करके देखे। मान लो तुम एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो रिक्रूटर देखेगा तो उसको UI वगैरह दिखेंगे, तो उसको तब समझ में आएगा कि ठीक है तुम्हारी डिजाइनिंग स्किल्स कैसी है, तुम कैसे एक फ्रंट एंड डेवलपर हो। अगर अनलेस अनटिल वो देखेगा ही नहीं तो तुम्हें आगे शॉर्टलिस्ट कैसे करेगा। तो ये तो बात हो गई प्रोजेक्ट्स की। अब थर्ड फैक्टर, प्लेसमेंट सीजन में एंटर कर रहे बहुत से लोगों के पास इंटर्नशिप होती है, बहुत से लोगों के पास इंटर्नशिप नहीं होती है। भैया क्या ये मैटर करता है? हाँ ये मैटर करता है, लेकिन कुछ हद तक। जो ऑन कैंपस कंपनीज होती हैं तुम्हारी, जिनका कोडिंग असेसमेंट तुम्हारे कैंपस में होता है, जो कैंपस विजिट करती हैं, उनके केस में ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि उनका पहला राउंड होता है कोडिंग असेसमेंट। वो तुम्हें 3 से 4 DSA के क्वेश्चंस देंगे। अगर तुमने वो DSA के क्वेश्चंस कर लिए तो तुम्हारी आगे राउंड्स में शॉर्टलिस्टिंग होगी। अगर तुम कितनी ही इंटर्नशिप करके आए हो, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, अगर तुमने वो नहीं किया तो वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन यही चीज़ ऑफ कैंपस में मैटर करती है। तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना ऑफ कैंपस में मैटर करेगा, ऑन कैंपस में उतना मैटर नहीं करेगा। बट इट इज़ गुड टू हैव अ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। अगर अभी भी तुम्हें कोई इंटर्नशिप मिलती है या समर्स में कोई एक इंटर्नशिप तुम कहीं से भी अप्लाई करके, अनपेड इंटर्नशिप भी अगर तुम एक कर लेते हो तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। IITs वगैरह के इंटर्नशिप के फॉर्म्स खुले हुए, तुम चाहो तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बात हो गई इंटर्नशिप की। एक इंटर्नशिप इज सफिशिएंट, 2 इंटर्नशिप्स हैं वेरी गुड, बट इंटर्नशिप होना इज अ प्लस पॉइंट, बट उतना मैटर नहीं करेगा कंपनी के कोडिंग राउंड्स, असेसमेंट्स ऑन कैंपस हैं तो। अब फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की भैया प्रिपेयर कैसे करना है प्लेसमेंट्स के लिए। ये तो बात होगी कि हमने अभी तक किया क्या क्या है। अब बात आती है DSA और तुम्हारे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स पे। DSA अभी तुम मार्च में हो and you have the placement season in August 2025. You have March, April, May, June, July. You have 5 months to prepare for DSA. अब DSA में तुम्हारे कितने डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं? लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्रीज, ग्राफ्स। अब डेटा मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लेट्स कंसिडर एवरीथिंग एज DSA। और इसके बाद तुम्हारे होते हैं एरेज और स्ट्रिंग के सवाल। ये 5 मेजर डोमेन्स हैं DSA के जो तुम्हें कवर करना है। एंड यू हैव 5 मंथ्स, यू हैव 1 मंथ टू कवर ईच डोमेन, ठीक है। भैया क्वेश्चंस कितने करने होंगे DSA के? तो अराउंड 250 से 300 प्रॉब्लम्स होती हैं। स्ट्राइवर की शीट में तुम्हें मिल जाएंगी या और भी शीट्स होती हैं, वो मस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, वो करनी होती है। उसके बाहर से रिक्रूटर तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला है। मेरे 4 इंटरव्यू एक्सपीरियंस का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्ट्राइवर की शीट के बाहर के एक भी क्वेश्चन रिक्रूटर ने नहीं पूछे थे, ठीक है। अगर तुम एक गूगल जैसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो लीड कोड पे नहीं है, जो थोड़े कोड फोर्सेस ओरिएंटेड है। तो उसके लिए एक डिफरेंट प्रिपरेशन होती है। ऑब्वियसली वो तुम अभी 5 मंथ्स में नहीं कर सकते। उसके लिए तुमने पहले से कंसिस्टेंटली अगर कोडिंग करी है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी है, तो ही तुम आगे जा सकते हो।
तो यहाँ पे बात होगी कि 5 डोमेन्स थे, उनको सबको एक एक मंथ देना है, 250 से 300 क्वेश्चन है एंड यू हैव 5 मंथ्स। तो तुम मान लो कि 3 से 4 क्वेश्चन तुम डेली करोगे तो तुम्हारा आराम से डीएसए हो जाएगा, अगर तुमने अभी तक डीएसए टच भी नहीं किया है तो। लेकिन अगर तुमने बेसिक डीएसए कर लिया है तो आई विल सजेस्ट यू कि तुम लिंक लिस्ट पे जाओ, स्टैक्स पढ़ो, क्यूज पढ़ो, लिंक लिस्ट पढ़ो, फिर आगे ट्रीज पढ़ो, ग्राफ्स पढ़ो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ो एंड इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद जो तुम्हारे पास आखिरी का 1 महीना बचेगा उसमें ओवरऑल सब कुछ रिवाइज करो। तुमने जो जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाई थी जो कि तुमसे सॉल्व नहीं हुए थे उनको देखो। इस तरीके से तुम्हारी डीएसए की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब क्या भैया डीएसए इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ, डीएसए इंपॉर्टेंट है, बट क्या सिर्फ डीएसए इंपॉर्टेंट है? नहीं, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स होल्ड एन इक्वल वेटेज फॉर एन इंटरव्यूअर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरा मैथवर्क्स का इंटरव्यू था एंड इट वाज अ फाइनल राउंड। उसमें उन्होंने ऊप्स के कोई क्वेश्चन पूछे थे एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। मैं वहाँ पे वो ऊप्स के क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मैं उस राउंड में रिजेक्ट हो गया था। आगे चल के मैंने ऊप्स पढ़ा, ठीक है, मैंने वहाँ से सीखा कि मुझे ऊप्स पढ़ना है। आगे चल के पेटीएम में भी अप्लाई किया था मैंने, वहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। सेम हुआ था अरिस्टा नेटवर्क्स में भी, वहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चन पूछे थे एंड क्योंकि आई एम फ्रॉम अ नॉन सीएस बैकग्राउंड तो मेरे कंप्यूटर नेटवर्क्स के फंडामेंटल्स उतने क्लियर नहीं थे। मैंने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ रखी थी बट मैं एग्जैक्टली उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एंड दैट वाज द रीज़न फॉर माई डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम दोज 2 कंपनीज इन देयर सेकेंड इंटरव्यू राउंड्स। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना कि तुम्हारा डीएसए है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द इंटरव्यूअर कि वो किस तरीके से तुमसे क्या पूछ सकता है। तो डीएसए हो गया। डीएसए के बाद कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है। लव बब्बर के ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल्स काफ़ी अच्छे हैं, उनको तुम पढ़ सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें तो यार कंप्यूटर नेटवर्क्स के उतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नहीं, बट आई विल सजेस्ट कि अगर तुम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, चाहे कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हो, चाहे तुम ऊप्स पढ़ रहे हो, गीक्स फॉर गीक्स इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते हैं, उसमें सेक्शन वाइज डिवाइडेड भी होता है। अगर तुम्हें पूरा ही पढ़ना है सिर्फ इंटरव्यू, आई वुड सजेस्ट सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस मत पढ़ो। अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है तो तुम पूरा पढ़ो। अब इन तुम्हें काफ़ी चीज़ें कवर करनी है एक्चुअली में, तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसे रहना चाहिए दिन का? तो तुम्हें यार डीएसए के 3 से 4 सवाल करने हैं। मान लो एक सवाल तुम सुबह करते हो, एक सवाल तुम दोपहर में कर सकते हो, एक सवाल तुम अपनी क्लासेस के बाद शाम में कर सकते हो एंड एक सवाल तुम लेट नाइट भी कर सकते हो, क्योंकि सबको पता है कॉलेज में हर कोई लेट नाइट तक जग रहा होता है एंड काम कर रहा होता है भैया। लेकिन क्लासेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स कब पढ़े? तो आई विल सजेस्ट कि वीकेंड्स पे टाइम निकालो एंड अपने कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, क्या कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स नॉन सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि तुम अल्टीमेटली टेक रोल के लिए ही अप्लाई कर रहे हो। तुम उसी कंपनी में सीएस वाले स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट कर रहे हो। कंपनी नहीं देखेगी, कंपनी ने, इट्स योर चॉइस कि तुम उनके साथ कम्पीट कर रहे हो। कंपनी ने तुम्हें फोर्सफुली कम्पीट करने नहीं बोला था, तो तुम्हारा लेवल ऑलमोस्ट उनके इक्वल होना चाहिए या फिर उनसे ऊपर होना चाहिए। तो तुम्हें भी अपने कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट थिंग। अगर तुम इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, किसी भी और ब्रांच से हो जो कि नॉन सीएस है, तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम निकालना सीएस के सब्जेक्ट्स के लिए इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, बट दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन कि तुम्हें ये करनी ही पड़ेगी, डजेंट मैटर हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो बात हो गई यार रेज्यूम की, बात हो गई सीजीपीए की, बात हो गई इंटर्नशिप्स की, बात हो गई प्रोजेक्ट्स की, बात हो गई तुम्हारे डीएससी की, बात हो गई तुम्हारे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स की। ठीक है, आई होप मैंने वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें समराइज कर दी हैं। अब क्या कोई और फैक्टर होता है कि हम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो सकते हैं? हाँ, एचआर राउंड में भी तुम रिजेक्ट हो सकते हो। मैं एक कंपनी के एचआर राउंड में भी रिजेक्ट हो गया था। आई डोंट नो वो क्यों था, कैसे था, क्या हुआ था। तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आई अंडरस्टैंड। तुमसे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उस क्वेश्चन का बहुत अच्छा प्रिपरेशन तुम्हें होना चाहिए। मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर कि तुम्हें उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, बट वो चीज़ काफ़ी हाईलाइट कर देती है, काफ़ी ब्रीफ में समराइज कर देती है कि तुमने एक्चुअली अभी तक किया क्या क्या है। अगर रिक्रूटर का मन नहीं है रिज्यूम पे जाने के लिए, तो उस डिस्क्रिप्शन में तुम्हें तुम्हारे कीवर्ड्स रखने पड़ेंगे कि तुमने आज तक किया क्या क्या है। एचआर राउंड्स में रिजेक्ट होने का रीज़न तुम नहीं समझ पाओगे एंड अगर तुमने प्लेसमेंट की अपनी तैयारी कर ली है तो डू वॉच द वीडियो डार्क रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स जो कि मैंने बनाई थी। उसमें मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो शायद प्लेसमेंट्स को तुम्हारी मेहनत से कई ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। प्लेसमेंट्स इज़ 80% लक एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ ट्रू। ठीक है, फॉर एवरी वन आउट देयर दिस इज़ ट्रू। अगर तुम लकी हो सकता है तुम्हें चीज़ें पहले मिल जाए।
अगर तुम लकी नहीं हो सकता है तुम्हें चीज़ें बाद में मिले। इसके बाद कुछ लोगों का सवाल होगा, भैया दिस इज़ जनरलाइज्ड फॉर द टेक प्लेसमेंट्स, फॉर SD रोल्स, फॉर AI रोल्स, ठीक है। अब अगर तो हम कोई स्पेसिफिक रोल के लिए अप्लाई करते हैं, लेट से तुम एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई करते हो, डेटा एनालिस्ट की कंपनी आती है, तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? तो मान लो बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट के लिए तुम्हें SQL सीखना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है, जो कंपनी आ रही है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, वो तुमसे क्या चाहती है, वो तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो उसमें कंपनीज लिस्ट डाउन कर देती हैं वैसे, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स एंड DS से ये तुम्हारी 2 चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद वो बताएगी क्या तुम्हें SQL आनी चाहिए, क्या तुम्हें पाइथन में DS से आनी चाहिए, क्या तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्या तुम्हें बैक एंड डेवलपमेंट में तुम्हें जावा से बैक एंड डेवलपमेंट आनी चाहिए। ये सब कंपनी स्पेसिफाई कर देती है। एंड एक बार कंपनी ने स्पेसिफाई कर दिया, उस दिन से तुम उसके बारे में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। डोंट थिंक कि तुम आगे राउंड्स में शॉर्टलिस्ट होने वाले हो या नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम शॉर्टलिस्ट हो रहे हो या नहीं। तुम तब से मेहनत करना चालू कर सकते हो। दैट वॉज ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स इन नेक्स्ट 5 मंथ्स। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी ये ज़रूरी है कि यू नीड नॉट टू बी परफेक्ट टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अपने रिज्यूम में इंटर्नशिप रख लें, प्रोजेक्ट्स कर लें, अच्छे 3-4 प्रोजेक्ट्स कर लें, अच्छी खासी टेक्निकल स्किल्स डाल दें, अच्छे खासे हैकाथॉन्स अटेंड कर लें, एंड देन हम किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे। नहीं, तुमने एक रिज्यूम बना लिया, तुम कंपनीज में अप्लाई करते जाओ, रिज्यूम अपडेट करते जाओ, अप्लाई करते जाओ। अप्लाइंग का प्रोसेस रोकना नहीं है हमें, या डिले नहीं करना है अभी से लेके। नो वन इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट, तो अप्लाई करो। दैट्स इट। आई होप तुम्हें ये रोड मैप समझ में आया होगा। इट वॉज वेरी क्लियर एंड सिंपल, बहुत ही ऑनेस्ट रोड मैप था। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अब तुम रूम पे बैठ के 2 महीना और वेस्ट कर दो और उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूँ भैया प्लेसमेंट्स इन 3 मंथ्स, तो तुम्हारी प्लेसमेंट बहुत ईजिली हो जाएगी। 60% चांस है तुम प्लेस हो जाओगे स्टिल, बट बहुत से चांसेस है कि तुम फिर भी अनप्लेस रह जाओगे। तो 5 महीने बचे हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू करो। एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।